Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ विच इज़ बेस्ड ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पंजाब पोस्ट 1966। इससे पहले मैंने जितने भी आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड हो रही हैं आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस एग्जाम पैटर्न की वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको समझाया कि आपने कौन से लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, कौन से चैप्टर से आपने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं, कितने मार्क्स के करने हैं। सो प्लीज़ सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसे स्किप मत करना। एंड प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर करो अपने ग्रुप्स के अंदर। आप लोगों के पास ग्रुप्स का एक्सेस है, जिन लोगों को ज़रूरत होगी वहाँ तक वीडियोस आप पहुँचा सकते हो। और प्लीज़ कमेंट करके लाइक करके ज़रूर बताया करो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही मोटिवेटिंग होगा कि अगर आप मुझे कमेंट्स करके या लाइक करके बताओगे, बिकॉज बहुत मेहनत का काम है। आई होप आप समझ रहे होगे, आप तो पेपर देने जा रहे हो, एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपको तो पता ही कितना लेंथी सिलेबस है। सो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं जो कमेंट करते हैं, उनका दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना कर रहे हो। मेरे लिए इतना भी बहुत था, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि चैनल की ग्रोथ इतनी भी हो सकती है। मैं तो जस्ट ये सोच के बैठी थी कि अगर 100-200 बच्चों को भी हेल्प मिल जाएगी मेरे लिए उतना भी सफिशेंट होगा। बट जब मैंने ग्रोथ देखी, इतने सारे आपके कमेंट्स देखे, तब मुझे लगा कि काफ़ी सारे बच्चे जो है उनको ज़रूरत है, सच में जेन्युइनली उनके पास नोट्स नहीं है। तो इसीलिए मैंने इनको नोट्स को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है सब कुछ मैनेज करना सिंगल हैंडेडली, बहुत बार मैंने कहा है। स्टिल आप लोगों का जो प्यार है मुझे मोटिवेट करता है, मुझे पावर देता है कि मैं डेली जो है वीडियोज़ बनाऊँ, आपके लिए नोट्स इतने सब रेडी करूँ। सो बस ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, वीडियोज़ को शेयर करो, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को ज़रूरत है। प्लीज़ बिना लाइक किए वीडियोस मत जाया करो। नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इन पंजाब बिटवीन 1966 एंड 1980। सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। विद इन अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द शैटरिंग एक्सपीरियंस ऑफ पार्टीशन, पंजाब वॉज एबल नॉट ओनली टू रिहेबिलिटेट इट्स इकोनॉमी बट ऑल्सो टू इमर्ज एज अ रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया। 1947 के अंदर जब इंडियन टेरिटरी को डिवाइड कर इंडिया एंड पाकिस्तान दो कंट्रीज बनाई गई थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो शैटरिंग एक्सपीरियंसेस देखने को मिले हैं पार्टीशन के, वो पंजाब वाले एरिया में थे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोग माइग्रेट करके आए थे पाकिस्तान से। तो किस तरीके से उन लोगों को सेटल करवाना है, साथ ही साथ वहाँ की जो इकोनॉमी है उसको ठीक करना है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है वो देनी है, ताकि वहाँ पर लोग एम्प्लॉयड होकर अपना जो लाइवलीहुड है वो कंटिन्यू कर सकें। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने पूरा फोकस किया कि 1966 से लेके 1980 तक जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई है उससे बेनिफिट देखने को मिले पंजाब स्टेट के अंदर, और ऐसा हुआ भी। ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे बेस्ट रिजल्ट जो है हमें पंजाब वाले एरिया में ही देखने को मिला, और टाइम रहते ही बहुत जल्दी पंजाब जो है रिचेस्ट स्टेट बन जाता है इंडिया का। एंड द सेंट्रलाइज्ड पॉलिसीज़ एंड द एलोकेशन पोस्ट 1966 इन पंजाब अफेक्टेड इट्स इकोनॉमी। और ये सब कुछ क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड पॉलिसीज़ बनाई गई हैं जो कि फार्मर्स के फेवर में थी। जो रेवेन्यू और टैक्स वहाँ पर आ रहा था वो सारा का सारा एग्रीकल्चरल सेक्टर के इम्प्रूवमेंट में लगाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए बनाया गया। तो 1966 के बाद जो पंजाब एरिया है उसकी इकोनॉमी को काफ़ी बूम मिला, और वहाँ के जो लोग हैं उनका लाइफ स्टैंडर्ड भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया। नाउ लेट्स डिस्कस द पॉइंट वन बाय वन। सबसे पहला आपका पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन पंजाब। इट वॉज ड्यूरिंग द 1950s द बेसिक इंस्टीट्यूशनल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स वर क्रिएटेड in agriculture through land reforms and massive public investments। 1950s के टाइम में जो गवर्नमेंट ने बेसिक इंस्टीट्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्टमेंट की, उसके थ्रू काफ़ी हद तक चेंजेस जो है हमें देखने को मिले। दीज इन्वेस्टमेंट वर मेड इन द डेवलपमेंट ऑफ इरीगेशन एंड इलेक्ट्रिक पावर। गवर्नमेंट ने किस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया था? इरीगेशन पर्पसेस, यानी किस तरीके से जो फील्ड है उनको पानी पहुँचाना है। इलेक्ट्रिक पावर बहुत ज़रूरी है। फाउंडेशन ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स ओपन किए गए। एक्सटेंशन सर्विसेज, किस तरीके से जो फूड प्रोड्यूस किया है उसे स्टोर करना है, मार्केट में सेल करना है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर, किस तरीके से जो क्रेडिट स्ट्रक्चर है, यानी जो फार्मर्स हैं जिनको लोन चाहिए सो दैट वो अपने बेसिक इनपुट्स और टूल्स खरीद सकें, ट्रैक्टर्स खरीद सकें, सीड्स खरीद सकें, उस चीज़ के लिए क्रेडिट फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड की। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट सिस्टम को डेवलप किया, प्राइसेस को कंट्रोल किया। द इंट्रोडक्शन
introduction of green revolution in mid 1960 marked the beginning of new chapter in the history of Punjab agriculture. गवर्नमेंट ने जब 1966 के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया तो उससे जो पंजाब का एग्रीकल्चर है वो काफ़ी हद तक डेवलप हुआ, इम्प्रूवमेंट देखने को मिली हमें फील्ड्स के अंदर, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। ये एक न्यू चैप्टर था, न्यू बिगनिंग थी पंजाब के डेवलपमेंट के लिए। आपने इसी का सब पॉइंट करना है। फर्स्ट, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस विद द अडॉप्शन ऑफ न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द लेट 1960s देयर वाज अ रिमार्केबल एक्सपेंशन ऑफ एरिया अंडर व्हीट एंड राइस। सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हमें देखने को मिली है किसी क्रॉप की पंजाब के अंदर जो ग्रीन रेवोल्यूशन में हुई वो है व्हीट और राइस। नाउ नेक्स्ट आपका सेकेंड पॉइंट है कि एग्रीकल्चर को किस तरीके से उन्होंने कमर्शलाइज किया, यानी कि पहले जो प्रोड्यूस होता था वो सिर्फ और सिर्फ उस लोकल एरिया में यूज़ किया जाता था, उसको मार्केट पर्पसेस के लिए ग्रो नहीं करते थे। बट ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था उसे कमर्शलाइज किया गया, यानी बेचने के पर्पस से ग्रो करना स्टार्ट किया पंजाब वाले एरिया में। एक्सपेंशन इन एरिया अंडर व्हीट एंड राइस, व्हीट एंड राइस काफ़ी हद तक लोगों ने अपने फील्ड्स में ग्रो करने स्टार्ट किए, देन उसको बेचकर उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ गई थी ऑल ओवर इंडिया। पंजाब एग्रीकल्चर बिकम इंक्रीजिंगली कमर्शलाइज्ड एंड इंटरलिंक्ड विद द नेशनल मार्केट। ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद जो पंजाब का एग्रीकल्चर था, यानी खेती बाड़ी में जो भी ग्रो किया जा रहा था वो सब कमर्शलाइज्ड हो चुका था, यानी कि उसको ग्रो ही इस पर्पस के लिए किया जाता था कि उसको मार्केट में बेचा जाएगा। और अब सिर्फ पंजाब वाले एरिया में ही उसकी डिमांड नहीं थी, ऑल ओवर इंडिया यानी नेशनल मार्केट में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डिमांड्स आने लगी। तो इस तरीके से जो पंजाब का एग्रीकल्चर है वो नेशनल मार्केट के साथ लिंक्ड हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अ रिमार्केबल ग्रोथ ऑफ एनिमल हस्बेंड्री वॉज ऑल्सो मेड पॉसिबल बाय लार्ज स्केल अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद हमें एनिमल हस्बेंड्री में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली, यानी कि जो लोगों ने एनिमल्स रखे हुए थे वो भी उन्होंने इंक्रीज़ कर दिए, साथ ही साथ लार्ज स्केल न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो लोगों ने अपनाई, जैसे कि हाई ईल्ड वेराइटी सीड जो पहले से ही रिसर्च सेंटर में टेस्ट होकर आते थे उनके पास, फर्टिलाइजर्स में न्यूज़, ये सारी न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से क्रॉप प्रोडक्शन को काफ़ी बेनिफिट मिला। A rapid increase in milk production was made possible by the development of infrastructure such as road, transport, veterinary services, milk collecting booth, chilling centers and dairies। तो यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन में भी काफ़ी हद तक हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली क्योंकि गवर्नमेंट ने जो ट्रांसपोर्टेशन है कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं वो ठीक कर दी, साथ ही साथ वेटनरी सर्विसेज की अगर एनिमल को कोई डिजीज़ हो रहे हैं तो उसके लिए मेडिसिन अवेलेबल करी, उसके लिए सेंटर्स ओपन किए, डॉक्टर्स अवेलेबल करवाए, मिल्क कलेक्टिंग बूथ्स जो है वो ओपन किए, चिलिंग सेंटर्स की उसको फ्रीज़ करने के लिए जो मिल्क है ताकि वो ख़राब ना हो, चिलिंग सेंटर्स ओपन किए, डेयरीज ओपन की। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हर एक फील्ड जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, चाहे वो मिल्क प्रोडक्शन है, क्रॉप प्रोडक्शन है या फिर आपका एनिमल हस्बेंड्री है, हर एक फील्ड या हर एक लाइन जो एग्रीकल्चर से कनेक्टेड थी वहाँ पर हमें डेवलपमेंट देखने को मिली बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो गवर्नमेंट कब लेके आई 1966 में। तो आपका फोर्थ पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। इंडियन गवर्नमेंट गिव high priority to investment for the development of rural infrastructure in Punjab such as power credit, roads, market, research, extension and rural education। इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम पर प्रायोरिटी दी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, यानी जो गांव वाला एरिया है वहाँ पर जितना भी क्रेडिट लोन्स हैं, रोड्स हैं, मार्केट है, रिसर्च सेंटर्स हैं और किस तरीके से प्रोडक्शन को और पैन करना है, जो रूरल एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करना है। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को मेन प्रायोरिटी मानकर उस टाइम पे गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ और लॉज बनाए। द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पंजाब इंक्रीज रैपिडली। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है पंजाब वाले एरिया में वो काफ़ी हद तक लोगों ने कंज्यूम करनी स्टार्ट की बिकॉज वो फील्ड में उन्होंने मोटर्स वगैरह लगाने स्टार्ट की जिसके थ्रू वो इरीगेशन पर्पसेस के लिए उसको यूज़ करते थे। द अवेलेबिलिटी ऑफ पावर इन रूरल पंजाब मेड पॉसिबल द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पंप सेट एंड ट्यूबवेल। तो इलेक्ट्रिसिटी आने से ये पॉसिबल हो पाया कि जो पंजाब वाला एरिया वहाँ पे पंप सेट एंड ट्यूबवेल्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सके इरिगेशन पर्पसेस में। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है एग्रीकल्चर में। और ये सब कुछ क्यों हो रहा था, गवर्नमेंट क्या लेके आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 में। तो आपकी सेकंड मेन हेडिंग है चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़। फर्स्ट आपका सब हेडिंग है इसके अंडर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी। द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट, इम्पोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड द सेल्स ऑफ फूड ग्रेन। ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद गवर्नमेंट ने अपनी जो गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ हैं उसको काफ़ी हद तक चेंज किया
उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसको उन्होंने ये गाइडलाइंस दी कि आपने जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, टैक्स कलेक्ट हो रहा है, जो फूड ग्रेन की स्टोरेज हो रही है, उस सबको लेकर जो है एक रूल रेगुलेशन बनाना है, ताकि कहीं पे भी किसी भी चीज़ का कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो। गवर्नमेंट की मदद से जो फार्मर्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव है ग्रीन रेवोल्यूशन का, वो पूरा कर पाए। द रोल ऑफ द एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन वॉज टू इंश्योर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर फूड ग्रेन। सो एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन को भी ओपन किया, जो MSP जो है वो डिसाइड करेंगे कि फूड ग्रेन्स का कितना होगा। द पंजाब फार्मर्स वर द मेजर बेनिफिशरीज ऑफ द न्यू प्राइस पॉलिसी एज दे ब्रॉट लार्ज surpluses of wheat and rice into the market and were able to obtain profitable prices for these and other commodities। गवर्नमेंट ने जो न्यू पॉलिसी स्टार्ट की थी, उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट पंजाब के फार्मर्स को हुआ, क्योंकि उन्होंने व्हीट एंड राइस को ग्रो कर काफ़ी हद तक बेनिफिट गेन किया। उनकी सरप्लस वैल्यू काफ़ी हद तक इंक्रीज हो गई, यानी कि उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने के बाद उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में और ज़्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ पीसेंट विद द स्टेट एंड मार्केट। The shift from the internal to external purchased inputs build the relation of each cultivator directly with the banks, seeds, fertilizer agencies, food procurement agencies, electricity, irrigation organization। So यहाँ पर जो shift देखने को मिला, जहाँ पर जो farmers हैं उन्होंने directly जितने भी यहाँ पर एजेंसीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर जाकर डायरेक्टली फैसिलिटीज़ अवेल करना स्टार्ट कर दिया। यानी उन्हें अब अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस आ चुकी थी कि वो किन चीज़ों की फैसिलिटीज़ जो है वो ले सकते हैं। तो डायरेक्टली जो पीसेंट्स है वो मार्केट सिस्टम के साथ जो स्टेट ने उन्हें फैसिलिटीज़ दी हैं, बैंक्स ओपन किए हैं, सबकी फैसिलिटी को अवेल करने के लिए फार्मर्स जो थे अब अवेयर हो चुके थे। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फार्मर्स अब डायरेक्टली कांटेक्ट में आ चुके थे स्टेट गवर्नमेंट और मार्केट सिस्टम के। पंजाब गवर्नमेंट हैज़ टेकन पॉजिटिव पॉलिसी मेजर टू फर्दर इंटरेस्ट ऑफ प्रॉस्पेरस रूरल पेसेंट्री। अब पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉजिटिव पॉलिसीज़ बनाई एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए, ताकि जो रूरल क्लास है, जो गांव में फार्मर्स रहते हैं, उनकी कंडीशन इंप्रूव हो, उन्हें फैसिलिटीज़ मिले। दिस इंक्लूड द रूरल बायसनेस इन प्लान एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोविजन ऑफ एसेंशियल इनपुट सच एज वाटर, पावर एट हाईली सब्सिडाइज्ड रेट, stabilization of agricultural prices, availability of cheap loans both directly and through the cooperatives। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रूरल बायसनेस दिखाया, यानी कि ज़्यादा प्रेफरेंस दिया उन्होंने विलेज एरिया को, और प्लानिंग करते वक्त ज़्यादा फंड्स जो हैं वो रूरल एरिया को एलोकेट किए, ताकि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हो सके, जो वाटर फैसिलिटीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, उसके अलावा हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पर, यानी सस्ते दामों पर जो बेसिक इनपुट्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं, जो फार्मर्स को एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए चाहिए, वो गवर्नमेंट ने उन्हें जो है मदद की उस चीज़ में। एग्रीकल्चर प्राइसेस जो है वो स्टेबलाइज किए, चीप लोन्स जो है वो दिलवाने में गवर्नमेंट ने फार्मर्स की मदद की। प्रोविजन ऑफ इनपुट सच एज फर्टिलाइजर्स, बेटर सीड, इंसेक्टिसाइड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन। उसके अलावा और जितने भी इनपुट्स जो फार्मर्स को चाहिए थे, उन सारे फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ने रोल प्ले किया। पॉलिसीज़ के थ्रू, रूल्स के थ्रू जो है उन्होंने पूरी कोशिश की कि जो रूरल एरिया के फार्मर हैं उनकी कंडीशन इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन एग्रो इंडस्ट्रियल कैपिटल। द अडॉप्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज़ एंड ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज ऑल्सो meant that India had to open its door to foreign agro-industrial capital। इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जिसके अंदर जो हाई ईल्ड वेराइटी सीड्स यूज़ किए जा रहे थे, जिससे प्रोडक्शन लेवल काफ़ी इंक्रीज़ हो गया था, फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जा रहे थे, इससे क्या हुआ था कि इंडिया के जो डोर्स है वो ओपन हो गए थे फॉरेन ट्रेड के लिए, कि फॉरेन कंट्रीज़ यहाँ पर आके इन्वेस्ट कर रही हैं एंड इंडिया जो है अपने प्रोडक्शन को बाहर बेच रहा है। सो इट हैज़ बीन आर्ग्यूड दैट द रियल बेनिफिशरीज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन वर द कॉर्पोरेशन दैट सप्लाइड द पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स एंड फार्म मशीनरी। बहुत लोगों ने ये भी बोला कि जो रियल ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट हो रहा था वो कॉर्पोरेशंस या कंपनी को हो रहा था, जो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स या फार्म में यूज़ होने वाली मशीनरीज बना रहे थे। एक्चुअल में उनका कहना है कि जो रूरल फार्मर्स हैं, जो गरीब किसान हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट कम है, लेबर वो इतने यूज़ नहीं कर सकते हैं, कैपिटल उनके पास इतना नहीं है, उनको इतना बेनिफिट नहीं हो रहा था ग्रीन रेवोल्यूशन का। इसके अंदर जो रिच पीसेंट क्लास है, जो अमीर ज़मींदार थे या फिर जो कॉरपोरेशन कंपनीज थी, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिला था इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का। नेक्स्ट आपका मेन थर्ड पॉइंट है ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। द एग्रीकल्चरल सेक्टर वाज ओनली सेक्टर विद नो प्रोसेसिंग एक्टिविटी। एग्रीकल्चरल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर किसी भी चीज़ को प्रोसेस नहीं किया जाता है, तो उसके अंदर जो आपने प्रोड्यूस किया उसको आप मार्केट में जाके सेल करते हो। उसके बाद सेकेंड आपका
सेक्टर आता है जो कि सेकेंडरी सेक्टर है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है, बट जो आपका प्राइमरी सेक्टर है उसमें कोई प्रोसेसिंग जो है एज सच देखने को नहीं मिलती है। अब यहाँ पर ये बोला गया कि स्मॉल स्केल यूनिट्स जो हैं पंजाब के अंदर ओपन होती हैं 1950s और 60s में। मोस्ट ऑफ दी स्मॉल स्केल यूनिट्स वर फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग बाइसाइकिल, स्विंग मशीन, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हॉजरी, मशीन टूल्स एंड स्पोर्ट्स गुड्स और पार्ट ऑफ दीज गुड्स। तो बाद में जाकर जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ओपन होती हैं तो उन्होंने और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग टूल्स वगैरह बनाने स्टार्ट किए पंजाब में। द स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन 60s विद द ऑब्जेक्टिव टू फुलफिल द गैप इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। तो पंजाब गवर्नमेंट ने 1960s में जाकर पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है एक डिपार्टमेंट बनाया, जो कि क्या चीज़ हैंडल करेगा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कितनी हो रही है स्टेट के अंदर, क्या अभी सरकार को और ज़्यादा पॉलिसीज़ या लॉज बनाने हैं, इन्वेस्ट करना है उस सेक्टर को और ग्रो करने के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट एक तरीके से देख रही थी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर तो ग्रो हो रहा है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से कोई नई पॉलिसी आए, फार्मर्स को उसका बेनिफिट मिले। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम के साथ कौन सा सेक्टर बनता जा रहा था? इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए 1960s में इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बूम करने के लिए बहुत सारे लॉज, पॉलिसीज़ बनाई, स्कीम्स जो है वो स्टार्ट की, सो दैट वो सेक्टर भी ग्रो करे। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है चेंज इन टर्शरी सेक्टर। देखो 3 सेक्टर होते हैं। सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है, सेकेंड आपका होता है मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्री से रिलेटेड, और थर्ड सेक्टर टर्शरी सेक्टर होता है जो आपके सर्विसेज, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड होता है। पंजाब में उस टाइम पर टर्शरी सेक्टर से रिलेटेड भी बहुत सारे चेंजेस जो है वो देखने को मिले थे। रैपिड ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट इज इन रिस्पॉन्स टू मार्केट इंक्रीज इन मार्केटेड एग्रीकल्चरल सर्प्लसेस एंड मच लार्जर एक्टिविटी in agro processing and agro input industries and increased flow of export and import। सिंपली यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जब ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बेटर हो गई तो मार्केट सिस्टम में हमें जो क्रॉप्स को पहुँचाने में मदद मिली, मार्केट सिस्टम के थ्रू हम लोग फिर उसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज़ कर पा रहे थे। तो यानी कि टर्शरी सेक्टर के भी एडवांसमेंट और डेवलपमेंट के बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बहुत ही ज़्यादा मदद मिली, क्योंकि हम उसको फिर इंटरनेशनल लेवल पर सेल कर पा रहे थे। Villages and towns gradually become a hub of economic activity not only in trading or agro processing and repair but also in the provision of social services, health and recreation। विलेज और टाउन भी काफ़ी हद तक चेंज हो गए थे। यहाँ पर ये हब बन चुके थे इकोनॉमिक एक्टिविटी का। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ खुल रही थी। लोग आकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से उसको कन्वर्ट करके लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बना रहे थे। तो यहाँ पर जो रूरल एरिया है, जो गांव वाले एरियाज़ थे, जो विलेज थे, टाउन थे, अब ये सिर्फ ट्रेडिंग और एग्रो प्रोसेसिंग एरियाज़ नहीं रह गए थे कि सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए वहाँ पे काम होगा। अब वहाँ पर उन एरियाज़ को सोशल सर्विसेज के लिए यूज़ किया जाता था। वहाँ पर बैंक्स ओपन होने स्टार्ट हो गए, वहाँ पे हेल्थ सेंटर्स ओपन होने स्टार्ट हो गए, रिक्रिएशन यानी इंजॉयमेंट के लिए भी वहाँ पर सेंटर्स ओपन होने स्टार्ट हो गए। तो अब ये विलेज और टाउन काफ़ी हद तक मॉडर्नाइज्ड हो चुके थे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इंक्रीज इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। द ग्रीन रेवोल्यूशन अफेक्टेड द इनकम जनरेशन एंड द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद पंजाब वाली एरिया में लोगों की इनकम इंक्रीज हो गई। अब इनकम इंक्रीज होगी तो वो उतना ही टैक्स गवर्नमेंट को वो पे करेंगे और उसी टैक्स को वो यूज़ करेंगे फर्दर फार्मर्स को फैसिलिटीज़ देने के लिए। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी प्रॉपरली लोगों के वेलफेयर के लिए होना स्टार्ट हुआ। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहाँ पर इम्प्रूव हो गया। इट इज़ जनरली अग्रीड दैट द हायर ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर हेल्प टू रिड्यूस रूरल पॉवर्टी। यानी जो गाँव वाले एरियाज थे, जो गरीबी में थे, जहाँ पर लोग काफ़ी गरीब थे, उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, अब सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर आ रही थी, जिसकी वजह से रूरल एरियाज़ गरीबी से बाहर आए। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन ने बहुत सारे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट की। एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इन केस आपको लाइन्स नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइन्स लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट। I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or your syllabus, please comment below, share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.